नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम 11वीं कक्षा का सदिश टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक के कुछ एक वीडियोज हमने डाल दिए, कुछ वीडियो हम बनाते बनाते लगातार डालते रहेंगे। आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जैसे कि ये आपकी किताब का प्रथम चैप्टर भी शुरुआत होती है मात्रक और विमाएँ। तो हम आज से ये मात्रक और विमाएँ शुरू करेंगे, यहाँ से हम रेगुलर चलते जाएंगे। बीच में ये जो सदिश का बेसिक का पार्ट है वो मैं डालता रहूँगा। तो अभी हम शुरू करते हैं मात्रक और विमाओं के बारे में। तो फटाफट मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आगे चलता हूँ। चलिए, देखिए, मात्रक और विमाओं से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ हमें जानकारी होनी चाहिए भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, क्या है कि ये जो भौतिक राशियाँ हैं, पहली बात तो भौतिक राशियाँ होती कौन सी है। देखिए, दुनिया में ऐसी सारी राशियाँ जिनका मापन संभव हो, ऐसी सारी की सारी राशियां जिनका मापन संभव हो, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कोई किसी चीज़ का द्रव्यमान होता हो, जिससे किसी चीज़ की कोई लंबाई होती हो, जैसे हम उन्हें किसी भी इकाई में, किसी भी मात्रक के रूप में माप के लिख सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि भाई भौतिक राशियां कौन सी होती है? जिनका मापन संभव हो। जिनका मापन संभव हो, वो सारी की सारी राशियां क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां कहलाएगी। अब देखिए बच्चों, ये जो भौतिक राशियां हैं, इन्हें हमने दिशाओं के आधार पर, दिशात्मक आधार पर हमने इन्हें तीन भागों में बांट लिया था: सदिश, अदिश और प्रदिश राशियां। आज हम जो बात करने वाले हैं वो निर्भरता के आधार पर बांटेंगे, और वहां पर भी इसके तीन ही पार्ट है। कितने पार्ट हैं? तीन ही पार्ट है। पहला जो पार्ट होगा इसका आपका, वो हो जाएगा, जो भौतिक राशियां हैं उनके तीनों पार्ट हैं। तीनों पार्ट में से जो अपना पहला पार्ट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मूल भौतिक राशियां। कौन सी भौतिक राशियां हैं? मूल, ये सही नहीं लिखा जा रहा है, थोड़ा पेन ही गड़बड़ चल रहा है। मूल भौतिक राशियां कौन सी राशि हो जाएगी? मूल भौतिक राशियां। देखिए बच्चों, मूल भौतिक राशियां कौन सी होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिक जगत को आसानी से समझ सकते हैं। भौतिक जगत की ऐसी चीज़ों का जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हें भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो मूल भौतिक राशियां, इनकी सहायता से हम भौतिक जगत को आसानी से समझ सकते हैं, या इनकी सहायता से हमें भौतिक जगत को समझने में आसानी पैदा हुई है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। टोटल ये 7 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 7 प्रकार की होती है, या यूं कहूं कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं। तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। परिभाषा इसकी सिंपल सी है। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिक जगत को आसानी से समझ सकें, या जिनका माप तोल आसानी से कर सकें, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। अभी मैं इनके बारे में लिखता हूं, भाई कौन सी मूल भौतिक राशि है। जैसे एक हम बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई मूल भौतिक राशियों में आती है। अगर मैं बात करता हूं तापमान की, तो तापमान मूल भौतिक राशि में आता है। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान भी मूल भौतिक राशि है। अगर हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता भी मूल भौतिक राशि है। समय की बात कर लूं, समय मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा की बात कर ले मैं, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। और अंततः मैं बात कर लेता हूं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये सारी की सारी जो भौतिक राशियां हैं वो मूल भौतिक राशियां हैं। 7 मूल भौतिक राशियां मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए: लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, समय, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो ये कुल मिला के आपके पास 7 मूल भौतिक राशियां हो गई। अब देखिए, ये जो मूल भौतिक राशियां हैं, इन मूल भौतिक राशियों की सहायता से हम अन्य राशियों को व्युत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। उन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मैं दूसरा यहां पर टॉपिक ले लेता हूं भाई। अपने पास जो दूसरी है वो हो गई आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। दूसरी प्रकार की जो भौतिक राशियां वो कैसी होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको
मूल भौतिक राशियों की सहायता से, मूल भौतिक राशियों की सहायता से, मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता हो। क्या किया जा सकता हो बच्चों? व्युत्पन्न किया जा सकता हो, व्युत्पन्न किया जाता हो। ये सभी राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई, जैसे एग्जांपल ले लिया क्षेत्रफल, क्या ले लिया? क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं भाई क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो चौड़ाई है वो भी तो मान उसका भी तो एक तरीके का लंबाई के रूप में आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लंबाई गुणा लंबाई। तो देखिए, हमने एक मूल भौतिक राशि थी लंबाई, और उसकी सहायता से हमने क्या प्राप्त कर लिया? क्षेत्रफल। वैसे अगर मैं कहूं आपसे आयतन के बारे में, किसके बारे में कहूं? आयतन के बारे में, तो लंबाई गुणा लंबाई। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये भी एक मूल भौतिक राशि थी लंबाई, और उसकी सहायता से हमने क्या व्युत्पन्न कर लिया? आयतन कर लिया। वैसे अगर मैं कहूं आपसे वेग, तो वेग होता है भाई विस्थापन अपोन में समय। तो देखिए, विस्थापन जो है वो किस में प्राप्त करेंगे हम? लंबाई में। विस्थापन भी तो क्या है? लंबाई एक तरीके की। तो लंबाई और समय की सहायता से हमने एक भौतिक राशि व्युत्पन्न कर ली, और वो हो गई वेग। इन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। चलिए, अगली जो भौतिक राशि हैं वो है तीसरी प्रकार की, उन्हें कहते हैं पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां क्या कहते हैं? पूरक भौतिक राशियां। देखिए, पूरक भौतिक राशियां क्या होती है? देखिए बच्चों, पूरक भौतिक राशियां हालांकि ये मूलभूत भौतिक राशियां ही हैं, परंतु हुआ क्या था कि जब हम इस प्रकृति की बात करें, तो इस प्रकृति में होता क्या है कि पहले तो घटनाएं घटित होती है, तत्पश्चात हम उन्हें लिखते हैं रिकॉर्ड में आंकड़ों के रूप में। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले आंकड़े आए और उन आंकड़ों के अनुसार घटनाएं चलेगी, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति में पहले घटनाएं घटित होती है और फिर हमें उन्हें क्या करते हैं? लिखते हैं। तो हुआ क्या था कि पहले मूलभूत भौतिक राशियां यही प्राप्त हुई और इनके अनुसार सारी दुनिया चलने लगी थी। तत्पश्चात काफी सालों वर्षों के अंतराल के बाद ये पता चला कि भाई कुछ एक ऐसी भौतिक राशियां भी हैं जिन्हें हम इनकी सहायता से व्युत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इन 7 भौतिक राशियों की सहायता से उन्हें हम बना नहीं सकते। तो जब हम उन्हें नहीं बना सकते, तो हमें जरूरत पड़ी थी किसकी? कुछ और राशियों को जोड़ने की, कुछ और ऐसी राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिक जगत को आसानी से समझ सकते हैं। तो उन राशियों को और जोड़ने की, तब हमें पता चला कि भाई ये जो 2 राशियां और हैं, इसमें एक तो आती है आपका समतल कोण। कौन सा कोण? समतल कोण। तो इन्हें और जोड़ दिया और इन्हें दे दिया हमने नाम नया। कौन सा नाम दे दिया? पूरक भौतिक राशियां दे दिया। और दूसरा आता है भाई ठोस कोण। कौन सा कोण? ठोस कोण। समतल कोण तो आपका जो 2D में डायग्राम में बनता है, जैसे ये कोण है, तो ये तो हो गया आपका समतल कोण। ये क्या हो जाएगा? समतल कोण। और जो 3D में बनता है, आपने शंक्वाकार एक ऐसी आकृति देखी होगी, उसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? इस कोण को, इसको हम कहते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं? ठोस कोण। तो ये कुल मिला के हमारे पास भौतिक राशियां थी। निर्भरता के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है, और ये जो डिवाइडेशन किया है हमने वो 3 भागों में डिवाइड किया है। मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिक जगत को आसानी से समझ सकें। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां वो होती है जिन्हें हम व्युत्पित करते हैं मूल भौतिक राशियों की सहायता से। और पूरक भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की तरह ही हैं, परंतु मूल भौतिक राशियों की सहायता से इन्हें व्युत्पित नहीं किया जा सकता है, तो नया नाम दे दिया पूरक भौतिक राशियां, और ये होती है समतल कोण और ठोस कोण। चलिए, हम इनके मात्रकों की बात करेंगे तत्पश्चात, लेकिन उनसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई लंबाई का जो मात्रक है, जो लंबाई का मूल आधार रखा गया था मात्रक का प्राप्त करने का, 1 मीटर, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, इनके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं लंबाई की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? लंबाई की। देखिए, ये कहा जाता है कि भाई एक क्रिप्टॉन, लंबाई के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ये कहा जाता है क्रिप्टॉन 86 एक परमाणु है। क्रिप्टॉन 86 कौन सा परमाणु है? पेन चेंज कर लेता हूं, हेडिंग के लिए अलग काम में ले लिया।
क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 परमाणु है। ये परमाणु जब निर्वात में होता है, कहां पड़ा रहता है बच्चों? निर्वात में पड़ा रहता है। तो निर्वात की स्थिति में ये परमाणु नारंगी रंग की तरंगें उत्पन्न करता है। नारंगी रंग की तरंगें उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? नारंगी रंग की तरंगें उत्पन्न करता है। और ये जो नारंगी रंग की तरंगें उत्पन्न करता है, ये तरंगें जो हैं, इन तरंगों की अगर मात्रा ले ली जाए, यानी संख्या ले ली जाए 1650.73, तो इतनी तरंगों की जो लंबाई थी, इतनी तरंगों की जो लंबाई थी, उसी लंबाई को मानक रूप दे दिया गया। और वो किसके बराबर दे दिया गया बच्चों? 1 मीटर के बराबर। किसके बराबर दे दिया गया? 1 मीटर के बराबर। तो क्रिप्टॉन 86 अगर निर्वात में रखा जाए तो नारंगी रंग की ये तरंगें उत्पन्न करता है। और ये जो नारंगी रंग की तरंगें उत्पन्न करता है, तो ये तरंगें इतनी संख्या में तरंगों की अगर लंबाई ली जाए तो ये 1 मीटर के बराबर होती है। इन्हें हम 1 मीटर दूरी माप के चलते हैं। क्या माप के चलते हैं? 1 मीटर की दूरी माप के चलते हैं। एक तो ये मानक आधार था, अंतरराष्ट्रीय मानक आधार। दूसरा इनका परमाणविक आधार, दूसरा इनका जो अंतरराष्ट्रीय मानक आधार था, वो मानक आधार ये था जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो चलता है उसके आधार पर खोजा गया था। तो दूसरा जो मानक आधार है वो कुछ ऐसा है कि भाई जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती है, उन किरणों को हम जानते हैं कि इनकी जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनकी चाल ये होती है। परंतु वास्तव में बच्चों ये इतनी चाल होती है 299,779,245 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लगभग मान के चलते हैं, क्योंकि ये लगभग इसके पास में है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन वास्तव में प्रकाश की जो चाल है, सी से जिसे हम दर्शाते हैं, वो इतनी होती है बच्चों। अब इतनी दूरी प्रकाश की जो किरणें हैं वो तय कर लेती है 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो यहां से जो 1 मीटर प्राप्त किया गया, वो ये प्राप्त किया गया कि भाई 1 सेकंड में जब इतनी दूरी तय कर लेती है, तो ये जो भाग होगा, ये भाग आपका 1 मीटर को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? 1 मीटर को दर्शाएगा। ये सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणों के मानक मानकर ये दूरी मानी गई थी। तो ये तो थी लंबाई का मानक आधार कि भाई लंबाई किस तरीके से प्राप्त हुई होगी, लंबाई का मानक आधार किसे माना गया था। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक इकाइयों की, जिन्हें हम लंबाई में कन्वर्ट करने वाले हैं। मीटर में इनकी इकाइयाँ जो मात्रक है वो हम बदलने वाले हैं। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई आपको ये कहा जाए कि 1 मिलीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, तो बच्चों 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे कहा जाए 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर कहा जाए 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻9 मीटर के बराबर होता है बच्चों। अगर कहा जाए 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻12 मीटर होता है प्यारे बच्चों। और कहा जाए 1 फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻15 मीटर होता है प्यारे बच्चों। और अगर कहा जाए 1 एक्स रे मीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻13 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻13 मीटर। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व करने में ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इन्हें आप थोड़ा ध्यान से, गौर से समझें और लिखने की कोशिश करें। आप नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ। पहला चैप्टर चल रहा है आपका मात्रक एवं विमाएं। 11th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है। फाउंडेशन के तौर पर हम इसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप नोट्स साथ के साथ बनाते जाएं। और अलग कोई इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो हम टेलीग्राम चैनल पर डालते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो लंबाई के बारे में बातें हो रही थी। अभी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि लंबाई की कुछ एक और छोटी इकाइयाँ होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 1 इंच कितने मीटर के बराबर है, तो आप कहेंगे 0.0254 मीटर के बराबर। 1 इंच किसके बराबर हो जाएगी? 0.0254 मीटर के बराबर होती है। अगर मैं यह कहूं आपसे कि भाई 1 फीट
1 फीट किसके बराबर होती है, तो आप कह सकते हैं 12 इंच होगी। आपका होमवर्क होगा कि भाई ये मीटर में कितनी होगी, ये आपको निकालना है। आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 1 इंच में 0.0254 मीटर होती है, तो आप इसको निकालेंगे 12 इंच कितने मीटर के बराबर हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। उसके साथ ही अगर मैं कहूँ 1 गज, ये भी सारे के सारे मात्रक है लंबाई के, ये अलग अलग इकाइयाँ हैं, इन्हें हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 गज जो है वो होती है बच्चों 3 फीट के बराबर। कितने फीट के बराबर? 3 फीट के बराबर। तो आपको ये ज्ञात करना है कि भाई इनमें इंच कितने होंगे, साथ ही साथ आपको ये भी ज्ञात करना है कि इनमें मीटर कितने होंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये जो संबंध हैं वो मैंने पहले आपको बता दिए हैं। जो संबंध मैंने पहले बता दिए हैं वही मैं जगह छोड़ रहा हूं ताकि आप उन्हें घर पे प्रैक्टिस कर सकें। अपने आप को प्रैक्टिस करके ही आप शार्प बना सकते हो। उस दुनिया में प्रैक्टिस से ज़्यादा बढ़कर कोई भी मेहनत नहीं है बच्चों। सबसे ज़्यादा यही है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, वही आपको महान बना सकती है। इसके अलावा अगली बात है 1 मील। क्या होती है? 1 मील। तो बच्चों 1 मील में 1760 गज होते हैं। कितने गज होते हैं? 1760 गज। अब आपका काम रहेगा, पहले तो इसको कन्वर्ट करोगे आप फीट में, फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे इंच में, और फिर प्यारे बच्चों इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में। ये काम आपको करना है। यहां तक का आपका कंप्लीट काम हो जाना चाहिए। अब मैं कुछ एक बड़े मात्रकों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए यहां लिख देता हूं, बड़े मात्रक दिख रहे होंगे आपको साथ, बिल्कुल दिख रहे हैं। एक खगोलीय मात्रक। कौन सा मात्रक है? खगोलीय मात्रक बच्चों ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। किसके बराबर? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। अगर मैं यहां बात करूं एक प्रकाश वर्ष की, ये भी होता है एक प्रकाश वर्ष, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर मैं बात करूं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई एक पारसेक की, तो ये बच्चों होती है नो नहीं होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर। और यही बच्चों इसके बराबर होता है, अगर इसकी मैं तुलना कर दूं प्रकाश वर्ष से, तो इसे कह सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों लंबाई के बारे में। किसके बारे में? लंबाई के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहें, राशियां जो है उनका तुलना करते रहें, उन्हें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। चलिए आगे चलता हूँ। ये तो बात हो गई थी किसकी? लंबाई की। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई द्रव्यमान की। देखिए द्रव्यमान का जो मानक मात्रक है वो कैसे लिया गया था। देखिए द्रव्यमान का एक मानक मात्रक तो लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मानक मान जो है, जब बात हुई द्रव्यमान की तो ये कहा कि भाई द्रव्यमान जब हम ले रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसको माना जाए, कितने द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाए। तो जब इस बिंदु पर सोच होने लगा कि कितने द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाए, तब इन्होंने सोच विचार के एक बात निकाली कि भाई एक तो इन्होंने मानक माना था कि एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बेलन था। क्या था? मिश्र धातु का बेलन। इस बेलन के माप को ही क्या माना गया? मानक द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया। क्या माना गया? मानक द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया। किसको माना गया? प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु का एक बेलन था, इस माप को ही क्या माना गया था? 1 किलोग्राम द्रव्यमान माना गया था, मानक द्रव्यमान माना गया था। इसके अलावा परमाणविक आधार इसका जो था वो ये था बच्चों, ये तो साफ नहीं दिखेगा, चलो मैं इसको ले लेता हूं। परमाणविक आधार था कि एक कार्बन का समस्थानिक लिया। कौन सा? कार्बन का समस्थानिक 6C12 कार्बन समस्थानिक।
क्या लिया गया था प्यारे बच्चों, कार्बन समस्थानिक लिया गया था। कौन सा, 6C12 समस्थानिक लिया गया था। और इसके 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणु लिए गए। कितने परमाणु लिए गए, 6C12 के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणु का जो द्रव्यमान हुआ, क्या हुआ, द्रव्यमान, उसको 1 किलोग्राम माना गया। क्या माना गया बच्चों, 1 किलोग्राम माना गया। ये मानक फॉर्मेट थे किसके, द्रव्यमान के। तो समझ में आ गई होगी बातें, यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। 6C12 ये मानक रूप लिया गया था और इसके इतने परमाणु को, इन परमाणु का जो जितना द्रव्यमान था उसी द्रव्यमान को क्या माना गया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान माना गया। तो दो फॉर्मेट थे, इसके आधार पर द्रव्यमान का जो मानक वैल्यू है 1 किलोग्राम वो मानी गई थी बच्चों। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ मैं राशियों के द्रव्यमान लिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, आपको मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कुछ राशियां या द्रव्यमान, जैसे मान लेते हैं 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन ये द्रव्यमान है, किसके बराबर, 1000 किलोग्राम के बराबर। अगर मैं कहूं 1 क्विंटल, क्या कहूं 1 क्विंटल, तो कह सकते हैं कि भाई 100 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है, 100 किलोग्राम। एक बहुत ही अच्छी राशि है, मैं पेन अलग लिख लेता हूं, काम आपको दिखेगा अच्छा सा। एक है 1 चंद्रशेखर मात्रक, चंद्रशेखर मात्रक, जिसको कहा जाता है 1 CS चंद्रशेखर यूनिट। और इसका जो द्रव्यमान है बच्चों वो होता है 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। कितना होता है, 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। और ये जो मान है बच्चों वो है सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। कितना है, 1.4 गुना। ये आपकी चीज समझ में आ जानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की भी चीज है। काम की तो सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। मीट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम के बराबर, 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम के बराबर, एक चंद्रशेखर मात्रक 1 CSU जो है वो 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलिए फिर आगे चलता हूँ। देखिए एक होता है मात्रक आपका 1 AMU, इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणविक द्रव्यमान मात्रक, परमाणविक द्रव्यमान मात्रक। एक AMU जो होता है उसका मान होता है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम भार होता है, इसका द्रव्यमान होता है। और जो आपके परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो ये जो आपका प्रोटॉन है, जो आपका न्यूट्रॉन है, इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इसी कोटि का होता है। द्रव्यमान भी AMU लिख देता हूं, द्रव्यमान भी AMU एटॉमिक मास यूनिट की कोटि का होता है, की कोटि का होता है, कोटि का होता है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये आपके 10 की घात -27 किलोग्राम की रेंज में आता है। तो हम ये कह सकते हैं भाई जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.675 इंटू 10⁻⁻67 किलोग्राम। लगभग बराबर होते हैं दोनों के दोनों, लगभग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं दोनों के दोनों। यहां तक चीजें समझ में आई होगी। कुछ
चीज़ें आपको याद करने की ही हैं, तो ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। एक हालांकि इस कोटि का नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि काम आने की चीज़ है। एक होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इस कोटि का नहीं होता, लेकिन काम आने की चीज़ है, तो याद रखें इसे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो ये तो बात थी किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में बात थी, द्रव्यमान के बारे में। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी भौतिक राशियों की। भौतिक राशियों को हमने निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार में बांट दिया था। भौतिक राशियां वो होती है जिनका मापन संभव हो। क्या संभव हो, मापन। मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां प्रकृति में 7 प्रकार की पाई जाती है। लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, समय, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न भौतिक राशियां जिन्हें हम इन 7 भौतिक राशियों की सहायता से बना सकते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। और पूरक भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों के जैसी होती है, परंतु बाद में इजाद की गई, तो इन्हें हम समतल कोण और ठोस कोण, 2 तरीके की भौतिक राशियां हो गई। तत्पश्चात हमने पढ़ा था कि लंबाई का जो मात्रक लिया गया था, जो मानक मान लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, और लंबाई के जो अलग अलग मात्रक हैं उन्हें हमने एक दूसरे से मिलाना था, एक दूसरे से कन्वर्ट करवाना था। जैसे कभी द्रव्यमान की बात करें, लंबाई तो ये हो गया भाई क्रिप्टॉन 86 जो निर्वात में रहता है तो नारंगी रंग की तरंगें उत्पन्न करता है, इतनी तरंगों की जो लंबाई है उसको हमने 1 मीटर कहा था। साथ ही साथ हमने ये कहा कि भाई जो सूर्य है उससे प्रकाश जो है उसकी चाल ये होती है मीटर प्रति सेकंड। तो इस 1 सेकंड के इतने भाग में, 1 सेकंड के इतने भाग में जितनी दूरी वो तय करेगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। और बाकी ये राशियां हैं, इनको याद करनी है। इसके अलावा हमने बात की थी द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान के बच्चों ये बात होती है, मात्रक पद्धतियों में इनका जो मानक मान लिया गया था वो 2 प्रकार से लिया गया था। एक तो प्लेटिनम इरेडियम का एक मिश्र धातु थी, उसके आधार पर नामकरण किया था, और दूसरा था परमाणु के आधार पर C612 के आधार पर किया गया था, जिसके 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु का द्रव्यमान जितना भी हुआ था उसे 1 किलोग्राम कहा गया था। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद समय की इन चीज़ों की बात हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाते रहें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बाकी हम जो भी नीट में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, IIT JEE में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ही हमारा जो टॉपिक ख़त्म होगा, तो टॉपिक ख़त्म होते ही हम किसी बुक की सहायता से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, लाइव आ जाएंगे आपके साथ संडे के दिन। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।